हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो मैं जैसा कि अपने बारे में बता देता हूं, मैंने अभी तक एसएससी जीडी एग्जाम को 4 बार क्वालिफाई किया है, 2021, 2022, 23, 24। तो मैंने 4 साल लगातार एसएससी जीडी के एग्जाम को क्वालिफाई किया। और मैंने एक बार एयरफोर्स में 2022 का जब अग्निपथ योजना शुरू हो गई थी, तब मैंने एयरफोर्स के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। और मैंने एक बार नेवी मार्ग एग्जाम क्वालिफाई किया है। और अभी मैंने यूपीपी का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे जो नंबर है सारे कट पिट के 238 नंबर बन रहे हैं। तो मैं ये तो हो गया जाए कि मैंने अभी तक कौन से एग्जाम रीड किए हैं। और मैं आप लोगों को एसएससी जीडी मैथ जो मैं कि आप लोग प्रैक्टिस सेशन के रूप में लाने वाला हूँ। मैं सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप लोगों को, जो कि 2021, 22, 23 इन 4 सालों के प्रैक्टिस सेटों में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे बात करते हैं कि जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जैसे बोल रहा है कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में कर सकते हैं। बोल रहा है कि सोनल और अर्जुन ये दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 57 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि अर्जुन और रोहन, जो अर्जुन और रोहन है वो मिलकर इस कार्य को 38 दिनों में पूरा करेंगे। और उसके बाद ये बोल रहा है कि रोहन और सोहन, रोहन प्लस सोहन मिलकर वो भी इस कार्य को 38 दिनों में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है कि सोनल, अर्जुन, रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे 57 और 38 का एलसीएम, जो कि हमारा होता है 114। तो ये जब 114 है, ये हमारा क्या है? ये हमारा टोटल वर्क हो गया जाएगा। अब हमें इन लोगों की क्षमता निकालनी है, ठीक है। तो 57 दूनी 114 होता है, 38 नहीं 114 और 38 नहीं 114। अब अगर हम यहाँ से देखें जाके कि इनकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी तीनों लोगों की? 3 3 6 2 8 हो जाएगी, ठीक। टोटल वर्क हमारा कितना है? 114 है और इनकी टोटल क्षमता कितनी है? 8 है, ठीक। तो बोल रहा है कि सोहन और अर्जुन और रोहन ये मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि ये सभी लोग 2-2 बार आए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, सोहन 2 बार आया है, ऐसे अर्जुन और रोहन सब कितनी बार आए? 2-2 बार आए हुए। तो हमें क्या करना है? जो कार्य होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? दोगुना कर देते हैं। तो जब कार्य को दोगुना कर देंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अगर हम इसको 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 32, 2 बचेगा और 4 पंजे 20। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ 28.5, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 28.5 देना जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब 2 लोग मिल के वर्क करते हैं और हमसे पूछता है कि इन तीनों लोगों का कुल वर्क, तुम लोग क्या करते थे? बस कार्य को डबल कर देना और उनकी क्षमता से क्या कर देना है? कार्य को डबल क्यों करते हैं? कार्य को डबल इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग क्या है? 2-2 बार आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कहती है, ठीक है। कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी दी है? 120 मीटर दी है और जो उसकी चाल दी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई। तो देखो, आपको याद रखना है कि जब कोई एक रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या फिर किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो वो जो उसके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होती है वो उस रेलगाड़ी की लंबाई और वो जिसको पार करती है उसकी लंबाई के योग के बराबर होती है। जैसा कि जब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है, ठीक। तो इसके द्वारा चली गई जो कुल दूरी होती है, देखो दूरी पर जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, ठीक है। अब कुल दूरी क्या हो जाएगी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और मान लिया कि पुल की लंबाई क्या है, हमने p मान ली, पुल की लंबाई क्या मान ली हमने, p मान ली, ठीक। तो उस रेलगाड़ी द्वारा जो चलेगी कुल दूरी होगी वो क्या होगी जाके, वो होगी जाके रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यही कुल दूरी होगी जाके। अब चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे 5/18 से गुणा करेंगे और समय कितना दिया है, 18 सेकंड। यहाँ से ये 18 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 300, और 300 में 120 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 180 मीटर क्या आ जाएगी पुल की लंबाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 180 मीटर, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी रेलगाड़ी मतलब कोई दूसरी रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो उसके बाद जो तय की गई जो कुल दूरी होती है वो उस रेलगाड़ी और वो जिस चीज को क्रॉस करती है उसके योगफल के बराबर होती है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% छूट की घोषणा की। एक कपड़े की दुकान है वो शर्ट पर 30% छूट की घोषणा करता है। श्रीमान छूट में 810 रुपए बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपए। देखिए वो प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, प्रत्येक शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 540 रुपए, ठीक। तो एक शर्ट पर 30% की छूट देगा, देखिए 30% की फिक्स वैल्यू क्या होती है, 3/10। इसको काट देंगे जाके 54 कितना होता है, 162 रुपए। तो 162 रुपए की उसको क्या मिलेगी, एक शर्ट पर छूट मिलेगी। लेकिन वो कह क्या रहा है कि उसको 810 रुपए की छूट चाहिए, 810 रुपए की उसको छूट चाहिए, एक शर्ट पर 162 रुपए की छूट है। तो 810 रुपए में 162 रुपए की छूट है, तो 810 रुपए में कितने शर्ट बेचेगा जाके, 16 5 80 2 बची 10 की पूरा कट जाएगी, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो ध्यान से समझना, वो कह रहे हैं कि एक शर्ट का जो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है वो 540 रुपए है, वो इस पर 30% का डिस्काउंट देता है। इसकी वैल्यू पे 30% डिस्काउंट, फिक्स वैल्यू क्या होती है, 3/10। तो एक शर्ट पर उसको कितने की छूट मिलेगी, 162 रुपए की, और वो छूट कितनी कहता है, वो 810 रुपए। तो 162 से 810 को भाग देंगे तो शर्टों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, ये आपके 2023 में ही आए हुए हैं जाके, ठीक। उसी का मैं सारे प्रीवियस ईयर ही सारे कराऊंगा जाके, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि एक दुकानदार बोल रहा है कि एक दुकानदार 12% के लाभ का सामान बेचता है और वास्तविक वजन से इस पॉइंट को फोकस करना, वास्तविक वजन, ठीक, वास्तविक वजन को फोकस करना, वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए जाके वो ये बोल रहा है कि मान लिया कि कोई चीज थी, वो पहले प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 12% का प्रॉफिट कमा रहा है। 12 देखो 12% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 12% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/25, ठीक। और 15% की फ्रिक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है, 3/20, ठीक। अब देखो ये जो परसेंटेज वैल्यू ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि 4% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/25 होती है, तो 4 का 3 गुना है तो 12 है ना, तो 3/25 हो जाएगी।
5% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/20 होती है, 5 का 3 गुना ही 15 है ना, तो 3/20 हो जाएगी। ठीक, तो जितने गुना परसेंटेज होता है उतने ही गुना हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन वैल्यू को कर देते हैं बस। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो पहले 12% का लाभ प्राप्त करता है दुकानदार। ठीक, तो जो 25 रुपए की वस्तु थी वो कितने में बेचेगा जाके, 28 की बेचेगा। ठीक, और वो क्या कह रहा है कि 15% कम वजन का प्रयोग करता है। देखो कभी भी जब वजन में कमी या वृद्धि दे तो हम लोग क्या करते हैं, सही वाली वैल्यू इधर लिखते हैं और जो गलत वाली वैल्यू होती है इधर लिखते हैं। 15% तो उसको मतलब कम वजन दे रहा है ना, मतलब उसको देना चाहिए 20, ये सही मान है। उसको कितना देना चाहिए, 20 देना चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा है, वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 20 में 3 की कमी कर रहा है, कितना दे रहा है, 17 दे रहा है। तो इस चीज को याद रखना, जब वो कभी भी ऐसे बोले कि वजन में 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, तो जब वजन में बोलेगा तो हम लोग सही मान इस तरफ रखते हैं और गलत मान इस तरफ रखते हैं, क्योंकि वो 20% मतलब 20 पे 3 का क्या करेगा जाके, मतलब कि घाटा करेगा, बेईमानी करेगा जाके। तो जो ईमानदारी की वैल्यू होती है इधर रहती है, जो बेईमानी वाली वैल्यू रहती है इधर रहती है। ठीक, हम इसको बस काट लेंगे जाके। तो 5 चौको 20 और 55 25, ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 5 85, और इधर कितना हो जाएगा जाके, 28 चौको 112 हो जाएगा, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 85 रुपए की कोई चीज थी, 112 में बेची जा रही, मतलब कि उसको 27 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो 27 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये कितने पे होगा जाके, ये 85 पे होगा। ठीक, तो 100, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है, अच्छा उसका कुल प्रतिशत रहा, तो 100 के तो सारी वैल्यू निकालेंगे ना जाके। अब इसको कैंसिल कर लो, देखो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 17 5 85, ये 27 दूनी 54, 540 बटे 70 आ जाएगा। हम लोग इसको ऑप्शन से करेंगे जाके। देखो ऑप्शन का मतलब कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हमारे तीनों ऑप्शन के पूर्णांक देखिए अलग अलग है। हम लोग केवल जब काटा करेंगे ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखा करना, जब कैलकुलेशन करना तो अगर पूर्णांक अलग अलग है, दशमलव में वैल्यू आ रही है, ऑप्शन हमारे दशमलव में है और पूर्णांक अलग अलग है, हम लोग पूर्णांक से निकालेंगे फिर नहीं काटेंगे। जैसे इसको काटेंगे जाके 17 3 51 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 17 कम 17, ठीक बचेगा 13। लेकिन अब इसके बाद हमको इससे कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या कर देंगे, अपना ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, 31.76। ठीक, हमें आगे कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, इन चीजों को एग्जाम में बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि जितने से हमारा आंसर मिल जाए बस उतना ही करना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो हम लोगों को इतना करने में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है दशमलव के बाद कैलकुलेशन करने में। आप लोग उसको फालतू में न कीजिए। अगर हाँ उसके बाद दशमलव के बाद एक अंक किसी ऑप्शन में सेम है तो उसको भी हम लोग करेंगे जाके। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे एसएससी जीडी में आए हुए हैं, मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर तीनों विमाएं क्या है, जब कभी भी तीनों विमाएं अलग अलग हो, या तीनों में से कोई दो विमाएं क्या हो, सेम हो, एक अलग हो, तो वो जो फिगर बनता है वो हमारी आकृति बनती है, वो हमारी घनाभ की आकृति बनती है। ठीक, तो हम लोग जब घनाभ के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई होती है वो हमारा क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। ठीक है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे ये 5 भी हमारे। ठीक, ये हमारा L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। ठीक, तो याद रखना जाके कि घनाभ के अंदर सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की जो लंबाई होती है वो हमारी क्या होती है, वो घनाभ का विकर्ण होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण।
और अगर तीनों ईएमआई सेम होती है, जैसे कि 10 10 10 सबको दे देता, तो वहां पे कौन सी आकृति बनती है? घन बनता है। तो वहां हम लोग क्या निकालेंगे? धन का विकल्प। ठीक, चलिए यहाँ पे घनाभ का विकल्प हमारा क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी दी है? देखिए 10 का स्क्वायर 100, फिर बी की वैल्यू भी 10 100, ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 होगा। ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 225। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। तो सबसे लंबी रखी जा सकने वाले खंभे की लंबाई होगी तो क्या होगी? जाके 15 मीटर हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा है। तो इस चीज पे याद रखना कि किसी घनाभ में रखी जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई होगी, या किसी घन में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई होती है, वो उसका विकर्ण ही होती है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, ठीक, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे छोटी अभी तो फिलहाल इसमें छोटी चीज पूछ ली, किसी कॉन्सेप्ट को बड़ी भी चीजें पूछता है। ठीक, उनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखिए HCF, देखो HCF हमारा कितना दिया है? देखो HCF इंटू LCM। ठीक है, इनका जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है? इनका जो मल्टीपल होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक, इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, तो वही कह रहा हूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका LCM और HCF क्या दिया है? 8 और 40 दिया है। तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 8, 800 को 32। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 320। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें लोग बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक, सब लोग सोचते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर ऑप्शन से करते हैं। ठीक, कह रहे कि ज्ञान ने एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संवित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.5 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली? अब देखिए यहाँ पे दर कितनी दी है? रेट हमको कितनी दी है? 10%। ठीक है ना, तो देखिए 10% का जो 4 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा कितना होता है? 46.41%। देखिए ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में, देखिए SI CI में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर 5%, 10%, 4%, ठीक, 12%, 12.5% ऐसे ही फिक्सन वैल्यू के होंगे जाके। ठीक, तो इनकी जो 1 साल का ब्याज, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी फिक्स होता है उसको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है ना, कि हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप लोगों को, जैसे आज 10% की 4 साल का आ गया जाके इसको आप लोग याद कर लेना है। ठीक, तो 10 साल का, सॉरी 10% का 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 46.41। तो अगर ये देखा जाए जब ये 4 साल बाद लौटाएगा तो कितना लौटाएगा? 1 तो 46.41। ठीक, तो मूलधन के साथ में लौटाएगा ना, मूलधन होता है 100% और ब्याज कितना है 4 साल का? 46.41%। ठीक है, और वो जबकि लौटा कितना रहा है? 21,961.5, 21,961.5
5 रुपए बता रहा है। तो कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, 100 की वैल्यू पूछता है। यहाँ 2 जीरो टाइम है, 2 जीरो आ जाएगा, ठीक, एक कट जाएगा तो एक बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब ये कि इतना बड़ा आंसर मतलब कैलकुलेशन कैसे करें, इसमें इतनी बड़ी वैल्यू में इतनी वैल्यू से कैसे भागे। तो आप इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 17,000, फिर 16,000, फिर 15,000, फिर 14,000। तो देखिए कि हमें लास्ट में जिस संख्या से भाग करना उसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक। और जिसको भाग करना है उसका लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। मतलब ये है कि अगर हम 1 में किसका गुणा करेंगे, लास्ट में 5 आना चाहिए। तो कभी भी आप अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा जिसके लास्ट अंक क्या होगा, जाके 5 होगा, जाके उसी से मल्टीपल करेंगे तभी 1 की जगह पर 5 बनेगा, ठीक। क्योंकि वो तीन जीरो तो मिल ही रहा जाके ना सारे ऑप्शन में। तो अगर हम जब 15 का गुणा करेंगे तभी तो यहाँ 5 आएगा जाके ना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15,000। मैं वही कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में 3, 4, 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिलते हैं जो आपको, अगर आप उन क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। अगर 1 घंटे में हम लोग को 80 क्वेश्चन हल करने होते हैं, अगर आप वो 3, 4 क्वेश्चन में भिड़ गए तो फिर आप का जो पेपर आते हुए भी क्वेश्चन आगे के छूट जाते हैं। तो ऐसे 3, 4 क्वेश्चन रखता है, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग इसी तरीके से करते हैं, किसी न किसी जुगाड़ से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम 1 में किस अंक का गुणा करेंगे कि 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिल रहा है, अगर लास्ट में 5 वाला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरी ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इन अप्रोच पे भी आप लोगों को फोकस करना चाहिए। पहले शुरू में ही ऐसे 1-2 क्वेश्चन रख दिए, आप उनमें भिड़ गए जाके, तो जब मान लिया कि 2 क्वेश्चन करेंगे आपको 5-6 मिनट लग गए जाते, ठीक, 5 मिनट हमने बर्बाद कर दिया। तो फिर हमें ये अंदर से होता है कि अब पता नहीं आगे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक। अंदर से चलता है कि इतनी जल्दी इतना टाइम कंज्यूम हो गया, अभी क्वेश्चन हमारे बढ़ने ही नहीं जाके, तो आगे अगर ऐसे ही क्वेश्चन होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसी अप्रोच आप लोगों को सीख के जाननी है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने 4 बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, ठीक है ना, और एक बार मेरे को एसएससी डाउट हुई थी, ठीक है। तो मैंने उसको इसलिए अभी मतलब कि अपने फिजिकल वगैरह पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा अदर एग्जाम लगा हुआ था, ठीक है। तो जिसके लिए मैं मतलब कि जिसकी तैयारी करता था, तो इसलिए मैंने अपने फिजिकल को नहीं, मतलब ये सोचा था कि बार एसएससी जीडी फिजिकल लेने नहीं जाना है, क्योंकि मेरा जो सीजीएल मेंस लगा हुआ था, ठीक है। और मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने फिजिकल के चक्कर में पढ़ता हूँ तो शायद मैं अपने सीजीएल मेंस की तैयारी अच्छे से ना कर पाऊँ, ठीक है। बट उसमें भी मेरा नहीं हुआ जाके, लेकिन अगर ये हम लोग सोचेंगे जाके नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे जाके, क्योंकि रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ता है ना जाके, वो चीज। अब देखिए जाके, और मैंने हमेशा एग्जाम में मतलब बहुत ही अच्छे नंबरों से मतलब क्वालिफाई की, ये नहीं कि मतलब अगर 10 कट ऑफ मान लिया कि 120 कट ऑफ जा रही थी 125, ठीक, तो मेरे शायद 135, 40 ऐसे नंबर हमेशा होते थे, मतलब मैं अच्छे नंबरों से पेपर को क्लियर कर देता था। और जो 2021 वाला एग्जाम था उसमें तो मैंने क्या किया था कि उस टाइम में से मेरा एयरफोर्स का एग्जाम लगा हुआ था, 2021 वाला ऐसे कुछ था, कोई एक एग्जाम लगा था कि सीजीएल शायद ऐसे कुछ था, एसएससी के एयरफोर्स का था। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं हिंदी को पढ़ूंगा तो मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो उसमें मैंने क्या किया था कि इंग्लिश में ही एसएससी जीडी मैंने इंग्लिश को ही चूज कर दिया था, हिंदी में नहीं दिया था, मतलब कि जो हिंदी का सब्जेक्ट होता है उसको नहीं दिया, इंग्लिश को ही मतलब कि किया था। तो उसमें मेरे क्या थे कि मैंने एग्जाम को बीट कर दिया था, लेकिन मेरे जो नंबर थे मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं थे। अगर मेरे को मिलती थी जाके बीएसएफ वगैरह ही ऐसे मिलती छोटी मोटी को, ठीक है। तो और अब के 2024 में भी मैंने एग्जाम को बीट किया है, ठीक है ना। मेरे 2024 की बार 140 पॉइंट समथिंग नंबर बनने जाते, ठीक।
क्योंकि एक बार तो मैंने बिल्कुल ही जाके उस पर फोकस नहीं किया था, बस ऐसे ही जम गया था। ठीक, तो क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज को करने मतलब जरूरत होती है वो चीज नहीं मिलती है, और जिस चीज की हम लोग जरूरत नहीं होती वो तो कहो हमारे आगे पीछे घूमती रहे। तो बस मेरे साथ वही ऐसा होता रहा, और मेरा जो पहले से मन था वो टीचिंग में ही था। मेरे को पता था कि अगर मैं वो भी कर जो मेरे को वो भी मिल जाएगी तो मैं साथ में टीचिंग करूँगा। तो मैंने ये सोचा कि चलो अब जब वो चीज़ें मिलेंगी तो मिलेंगी जाके, बट जो मुझे मेरा मेन टारगेट है मैं उसको अपने मतलब कि स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए मैंने चीज़ों को स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी, देखिए ए रेशियो बी हमारा दिया है 5:6, ठीक, और बी रेशियो सी हमको कितना दिया है, बी रेशियो दिया है 6:7, ठीक। तो हमसे वो कह रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ भी बी सेम है और यहाँ भी बी सेम है, ठीक। तो जो हमारा ए बी सी का रेशियो होगा जाके वो हमारा वही होगा जो यहाँ पे ए बी सी के मान है 5:6:7, ठीक। अगर हमें ए प्लस बी निकालना, ए प्लस बी जोड़ देंगे जाके कितना आ जाएगा 6×5=11, इससे बी प्लस सी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13, और सी प्लस सी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11:13:12, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। कह रहे हैं कि एक डीलर है जो कि अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि उसका सीपी कितना है, उसका सीपी मान लीजिए कि 100 है, ठीक। अब उसने इसको क्या किया जाके 15% बढ़ा दिया, तो 15% बढ़ाएगा कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक। अब वो सेलिंग प्राइस क्या होगा जाके 115 पर कितने की छूट दे रहा है, 115 पर वो 20% की छूट देता है। देखो 20% फिक्स है ना, तो 20% फिक्स वैल्यू कितनी होती है जबकि 1/5 होती है, ठीक है। 20% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5 होती है। 5 की मार्केट उसका मार्केट प्राइस था, उसने 1 का डिस्काउंट दे दिया, कितने की बेचेगा 4 की, ठीक। 5 पे 115, 4 की वो पूछ रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 23 × 25 115, और 23 चौको कितना होता है जाके 52 होता है। अब वो उसका कास्ट प्राइस कितना था 100, और वो बेच कितने की था 92, तो उसको कितने रुपए का लाभ हो जाए 8% का उसको लॉस हो जाए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ए बी रूल से भी कर सकते हैं। अगर हम मेथड 2 की बात करें, एक रूल होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100। ये कब लगता है जब किसी चीज को लगातार घटाया बढ़ाया जाता है। मान लीजिए पहले उसने कास्ट प्राइस को कितना किया था 15% बढ़ाया था, तो उसको प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है 20% कम करता है, तो माइनस का लिखेंगे, जो घटाएगा उसको माइनस का, प्लस माइनस में एक कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा 15 × 20/100 हो जाएगा 20 × 25 100, 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 5 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8। माइनस का मतलब है जाके उसको क्या होगा जाके 8% की हानि हो जाएगी, ठीक। एक ये भी तरीका हो गया जाके, ठीक। आप चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें जाके, ठीक। ये फार्मूला बेस होगी, इसमें थोड़ा जो बोल रहा है बस वैसे करना। तो अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए आप देखो कोई भी एग्जाम होता है, आप उसका पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका 50% या
40% भी सिलेबस कंप्लीट उस एग्जाम का प्रैक्टिस में जरूर करना है। ये नहीं हम जब सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जाएंगे, वरना हम लोग सिलेबस को ही कंप्लीट करते रहते हैं और जब तक हमारा एग्जाम आ जाता है तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होती जाके तुम लोगों का जो मेन एग्जाम में क्या होता है ना कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। मैं कोशिश करूंगा या कोशिश क्या मैं लाऊंगा ही या फिर 2-4 या हफ्ते भर के बाद में मतलब कॉन्सेप्चुअल भी क्लासेस ऐसे डाला करूंगा, ठीक है, मतलब जिसमें मैं चैप्टर वाइज भी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक, अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज भी चीजों को कराऊंगा। और यूपीपी के बच्चे जो हैं उनके लिए भी एक प्रैक्टिस किसी दिन से आएगा जाके 2-4 दिन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, ये जिसके आधार का व्यास 16 मीटर है, तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी जो क्षमता दी है वो कितनी दी है जाके, बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी दी है 5632 मीटर क्यूब। हम लोग मात्रक से जान लेते हैं कि हमारा क्या है जाके आयतन दिया है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, जो हमारा बेलन का आयतन होता है वो हमारा कितना होता है, बेलन का आयतन जो हमारा होता है वो क्या होता है हमारा पाई r² h होता है। व्यास हमें कितना दिया 16 मीटर, ठीक, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, व्यास हमें कितना दिया 16 मीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 का स्क्वायर इंटू h। तो गहराई का मतलब होता है वो बेलन की ऊंचाई है ऊंचाई जाके, ठीक, वो कितना दिया हमें 5632। अब देखिए इस क्वेश्चन के अगर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ठीक, पहले हम लोग इसको देखेंगे जाके। देखो हमारा देखो 7 इधर की वैल्यू को काटेगा, ध्यान से देखना इस चीज को, जो हमारा 7 है इधर की वैल्यू इसको ही काटेगा, इधर तो ये मल्टीपल में जाएगा ना, और इधर की वैल्यू कोई भी 7 से नहीं कट रही, तो 7 इधर मल्टीपल में हमेशा ही जाएगा लास्ट तक। तो हम लोग क्या करेंगे जाके 7 का मल्टीपल जो ऑप्शन चेक कर लेंगे जाके, इसका कैलकुलेशन ही नहीं करना है। देखो 11 आपके अनुसार 11 भी चेक कर सकते हैं, देखिए 11 तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखिए कि ये 7 तो हमारा किसी से नहीं कटेगा ना, ना ही किसी को काटेगा, इतने इधर मल्टीपल में रहेगा ना जाके। वैसे देखा जाए तो 11 से चीजें कट जाएंगी, क्योंकि हम 5 3 8 6 2 8 इनका अंतर निकाल लेंगे 0, ठीक, या तो संख्याओं का एकांतर क्रम की संख्याओं का अंतर क्या हो जाता है 0 है, या फिर 11 का मल्टीपल तो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी 18 ये भी 18, तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हम लोग 7 का ही मल्टीपल देखेंगे, तो 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है 7 को 28, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा 28 मीटर गहराई हो जाएगी, राइट आंसर। तो इन्हीं चीजों पे आप लोगों को फोकस करना है। अब देखिए जाके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जाके, अभी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं जाके कि जिनको हम लोग ऑप्शन से आराम से कर सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन तो आसानी थे ना, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिनको अगर इनका कैलकुलेशन देखेंगे कटना पीटना मतलब कि काफी हो रहता है, टाइम लगता जाते हैं, ठीक, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन को जब पेपर में करते हैं ना, अगर एक बार वैल्यू गलत होगी तो दोबारा निकलता नहीं इतनी जल्दी, फिर उसको 2-3 ही बार करना पड़ता है, क्योंकि एक अंदर से डर हो जाता है ना, एक बार गलत हो गया, पता नहीं मैं अप्रोच सही लगा रहा हूँ गलत कर रहा हूँ कि मेरा कैलकुलेशन ही गलत हो सकता है, और 2-3 बार कैलकुलेशन गलत हुआ तो हमें खुद इसी फार्मूले पे एक बार डाउट हो जाएगा, ठीक। तो इन चीजों को फोकस करना है कि 7 इधर की वैल्यू को काटेगा, इधर से मल्टीपल में जाएगा ना, और इधर की कोई भी वैल्यू को 7 काट नहीं है, तो मतलब कि आंसर जो हमारा वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी, देखिए उसका भार क्या था 80 केजी था, अब वो कितना गया है 64 केजी, तो कितना बढ़ गया जाके 16 केजी, कितने पे घटा जाके 80 पे, तो 16 5 80, 1/5 की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5 फ्रिक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 20%, मतलब कि उसके भार में कितनी कमी आएगी 20%।
वो 80 केजी का था, 16 केजी उसका वेट बचा, सॉरी 64 केजी, मतलब 16 की कमी हुई जाके, कितने पे हुई जाके 80 की, 1/5 आ जाएगा। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी जाके 20%। अब आप देखिए जाके 1/5 कितनी बार आ जाएगी, वैसे फिलहाल बच्चों की वैल्यू 30 रहती है, ठीक है ना, इसमें कोई ज्ञान नहीं देना कितनी बार आया, ठीक। आप कंपटीशन कर रहे हैं तो इतना पता ही है। आप परसेंटेज की फ्रिक्शन वैल्यू, ठीक है, एसआई से जो 2 साल का चेक हो, एसआई से का अंतर या 3 साल 4 साल, वो डायरेक्ट वैल्यू है, क्योंकि जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन 80% क्वेश्चन उन्हीं वैल्यू पे आएंगे जाके, और वहां पे डायरेक्ट ही रखना जाके अच्छा होता है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। संख्या 350 में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 350 हमारी संख्या है, संख्या हमारी क्या है 350, इस पर पहले 20% की वृद्धि की जाती है। देखो 20% की फिक्स वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब वो 5 की अब कितनी हो गई 6 हो गई। और फिर क्या बोल रहा है कि 25% की कमी की जाती है। 25% की फिक्स वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब जो 4 की अब कितनी हो गई जाके 3 बची जाती है, ठीक। अगर हम लोग इसको काटे तो कैसे काटेंगे जाके 5 सते 35, 2 3 6, 2 2 4, और ये हमारा कितना आ जाएगा जाके 35 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 9 पन्ना 45, 7 से 4, 9 से 27, 4 21, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी अभी 315 आ जाएगी, ठीक, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य, देखो इस क्वेश्चन को देखो 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना कह रहा है 89 रुपए, ठीक है। तुम लोग क्या करेंगे 10 वस्तुओं का सम कितना आ जाएगा 89 रुपए, 890 रुपए आ जाएगा। उसमें से एक संख्या क्या बोल रहा है 35 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 855 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 संख्याओं का योग हो जाएगा 855, तो 9 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 9 से भाग कर तो 9 9 81, 9 45। अच्छा 9 संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना, हाँ 9 9 81, 9 45, हमारा 95 क्या आ जाएगा 9 संख्याओं का औसत। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब ऐसे ही सवालों में अगर डाटा अलग रख देता है तो हम लोग उसको एक तरीका ये भी होता है करने का कि हमसे कह रहा है कि एक संख्या जो है वो 35 है, ठीक, और 10 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 89 है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत कितना है 89 है, और हमसे पूछ रहे 9 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम इसको x मान लिया, ठीक है। यहाँ भी ये देखेंगे ये कितना कम है, ये 54 कम है, ठीक, कितने पे 1 पर, तो इधर क्या होगा जाके 54 ज्यादा होगा, कितने पे ज्यादा होगा 9 पे, 9 6 54, तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 89 प्लस 6 बराबर 95। एक ये भी तरीका है, ठीक। देखिए जब कितना आसान डाटा हमको दे कि 10 गुणा करो सीधा 0, ठीक, तो हम लोग इस चीजों को ऐसे ही कर लेंगे जाके। देखो आप ज्यादा पहले आप डाटा को देखा कीजिए कि डाटा आसान है तो आपको जैसे मन करे इससे आसान करो उससे, ये नहीं कि कसम नहीं खाना ही जाने कि हमको इसी अप्रोच से करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन को करने का तरीका क्वेश्चन में दिए गए डाटा पे, ठीक। तो इन चीजों को आप लोग कस कीजिएगा जाके कि देखो एक संख्या 35 दी है तो उसका एवरेज भी तो 35 हो जाएगा ना, एक संख्या का एवरेज भी 35 हो जाएगा, और वो 10 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 89 दिया है, ठीक। तो 9 संख्याओं का एवरेज आ सकता है,
तो ये कितना कम है, 54 कम है, 1 पे 54 कम है, तो इधर भी तो 54 ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे 9 पे 54 ज्यादा होगा, 9 फर्क 54, तो 89 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, शेष 9 संख्याओं का औसत आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती और 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अंतर। देखिए हमें तो अब देखिए ये भी यहाँ भी फर्स्ट का क्वेश्चन, सेकंड का क्वेश्चन, थर्ड का क्वेश्चन, फोर्थ का क्वेश्चन, ये तो आपको डायरेक्ट रटे होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि मीन पर क्वेश्चन जो होता है तो अंडर रूट ए भी होता है जाके। ठीक है, तो ऐसी चीजें पते होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि 7, 5, 3, अब इसका क्या पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, मतलब कि चौथे समानुपाती। ठीक है ना, तो इसका चौथा समानुपाती क्या होता है जाके, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, BC अपान में A। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा जाके, B 5 गुणे 3/7, कितना आ जाएगा 15/7, हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। और वो क्या कह रहा है, इसका 7 और 13, इसका क्या बोल रहा है, इसके तीसरे समानुपाती। ठीक, इसका तीसरा समानुपाती निकालेंगे। तीसरा समानुपाती हमारा क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, B² अपान में A, तो B की वैल्यू यहाँ 169 हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे बटे A 7। अब वो इन्हीं दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, बाकी फोर्थ समानुपाती जो निकालना और ये जो थर्ड समानुपाती इन्हीं का रेशियो, तो 15/7 रेशियो 169/7, ये साथ साथ कैंसिल हो, कितना गया 15 रेशियो 169। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए, हमें मतलब कि रटी होनी चाहिए कि फर्स्ट पर क्वेश्चन, सेकंड पर क्वेश्चन, थर्ड पर क्वेश्चन हमारा क्या होता है। ठीक है, अब जैसे अगर इसका जो मध्यानुपाती, देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती जो हमारा होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। ठीक, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक, और BC अपान D क्या, या मतलब कि AB अपान में C हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रतिमानुपाती हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए आज की क्लास में कितने ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, शायद 2-3 क्वेश्चन रह गए यहाँ पे ना, तो वो एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ चलो, ये 2 क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, कह रहा है कि A और B एक काम को A और B एक काम को क्रमशः अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेले 3 दिन कार्य करता है, तभी वह कार्य को छोड़ देता है। A शेष कार्य को कितने दिनों में, देखो A जो है वो कर रहा है काम को 10 दिन में, और जो B हमारा कर रहा है उस काम को 15 दिन में। फिर देखो ये कैसे ही क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, क्षमता निकालनी है तो इनकी दिनों की संख्या से भाग कर देंगे, इसकी 3 क्षमताएं आ गई, इसकी 2 आ गई है। अब वो ये बोल रहा है कि जो B है वो 3 दिन काम करके 3 दिन 2 की क्षमता से 6 काम कर देता है, तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य 30 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 24। इस शेष कार्य को ये 3 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में कर देगा। बस हमारा ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। ठीक, सारे क्वेश्चन हल्के होते, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जिस एग्जाम में टाइम कम होता है उसमें क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रखे जा सकते। किसी किसी शिफ्ट में हार्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, किसी किसी में। अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन Q से P तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान बस क्या हो सकता है। देखो ये मान लो कि ये स्टेशन P है, ये स्टेशन Q है,
ये जब P से इधर आ रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, और ये जब Q से P की तरफ जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मान लिया कि इसकी दूरी क्या है, बीच की डी है। इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना, देखो ये इधर से जाएगा फिर भी डी दूरी है, इधर से जाएगा फिर भी दूरी तो उतनी तय करेगा ना। तो जब कोई व्यक्ति या वाहन से हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करते हैं, तो उसकी जो एवरेज चाल होती है हमारी 2s1 s2 अपान में s1 प्लस s2 हो जाती है। 2s1 की वैल्यू हमारी कितनी दी है 70, s2 की वैल्यू हमारी दी है 90 बटे s1 प्लस s2 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये करेंगे जैसे 2 बटे 16 9 सत्ते 63। ठीक, अब हम लोग इसमें देखेंगे जाके अगर यहाँ पे 64 होता है, मतलब कि 3 की जगह 4 होता तो हमारा आसन कितना होता जाके 80 के आसपास हो जाता। लेकिन ये थोड़ा सा कम है ना, तो जो हमारा ऑप्शन होगा जाके वो 80 से बस थोड़ा सा ही कम होगा जाके, इसको पूरा नहीं करना जाके। ठीक, तो ध्यान देना जाके, देखो ये क्वेश्चन है जाके, ये चौथा पांचवा क्वेश्चन है, चौथा शायद क्वेश्चन है, जिसको हम लोग डाटा को कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा 80 से कम ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा 78.75। देखो 75.78 भी 80 से कम है, लेकिन ये बहुत कम है ना, ये जब थोड़ा कम है तो आंसर भी हमारा 80 से बस थोड़ा ही कम होगा जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 78.75 किलोमीटर पर सेकंड। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे जाके। ठीक, तो देखिए मैं अभी 2-4 दिन में कोशिश करूंगा या हफ्ते भर में कोशिश करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं करूंगा, कि आप लोगों को एक चैप्टर वाइज भी क्लासें, मतलब मैं चैप्टरों को भी पढ़ाऊंगा जाके, चैप्टर वाइज भी चलाऊंगा। और जो यूपीपी के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं, जैसे कि योगी जी ने बोला है कि ये जो अभी वाली भर्ती है इसको क्लियर करने के बाद नई यूपीपी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिस से। ठीक है, क्योंकि अब की बार सब बच्चों ने देख लिया कि यूपीपी में भी जो थोड़ा मैथ का जो लेवल था वो अच्छी अच्छा था। देखो पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये सब एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ भी नहीं होते। मैं तो सीधे कहता हूँ पढ़ने वाले बच्चा जो है उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ज्यादातर यूपीपी के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि शुरू से ही मतलब बस यूपीपी में लगे रहते हैं, तो उनका जो क्वेश्चनों को जो करने का तरीका होता है वो इतना ज़्यादा ना स्मार्ट हो पाता है, ना कि वो अच्छे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस तक पहुंच पाते हैं जाके। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा देता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग ये हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर जिसके पास अभी टाइम हो, ठीक है ना, थोड़ा सा जो बड़े एग्जाम भी होते हैं उनको भी प्रैक्टिस किया करिए, उनको भी ट्राई किया करिए। तो ऐसे क्या होता है, जैसे कि मैं यूपीपी एसएससी जीडी इनकी बात करता हूँ, मैंने कभी भी जब भी 4 बार एसएससी जीडी के एग्जाम क्वालिफाई किया, 1 बार यूपीपी का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो मैं आप लोगों को रियल में बताता हूँ कि मैं इन चीज़ों की ज़्यादा दिन तैयारी नहीं कर, बस वही 15-20 दिन लाख में जो पढ़ लिया बस हो गया। बाकी मेरा थोड़ा लेवल जो था, ठीक है ना, तैयारी का थोड़ा अपर था, तो मेरे को छोटे मोटे एग्जाम समझ में नहीं आते थे। ठीक, तो बस मैं वही चीज़ आप लोगों को गाइडेंस कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग एक बार अच्छे से सिलेबस को मतलब कंप्लीट कीजिएगा। फिर टारगेट नहीं ये यूपीपी का, ये एसएससी जीडी का, ये था, तो मैं भी कोशिश करूंगा जाके ऐसे ही कि मैं आप लोग कंप्लीट में पढ़ाऊंगा। उस क्लास को करने के बाद, मतलब वो जो बैच होगा जाके उसको करने के बाद आपको कभी ये नहीं देखना पड़ेगा कि यूपीपी का पढ़ना है, जीडी का पढ़ना है, किसी का भी पढ़ना है जाके। ठीक, फिर आप किसी भी चीज का एग्जाम दीजिए वो आपका बीट होगा जाके। ठीक, कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि आप चीजों के एक बार कोई भी सब्जेक्ट उसको कंप्लीट कीजिए जाके, टारगेट ना कीजिए कि बस ये यूपीपी का है तो मैं यूपीपी के लेवल में पढ़ लेता हूँ। तो इससे क्या होगा जाके कि जरूरी नहीं होता है कि
आप पहली बार तैयारी करें, आपको हो ही जाएगा। ठीक, ये कहने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप लोगों को सुनने में भी अजीब लग रहा होगा कि जो बच्चे पहली बार होंगे जाके, ठीक, लेकिन ये सच्चाई है कि कितने भी बार गिरना पड़ता है, ठीक, तब हम लोग कहीं ना कहीं कोई एग्जाम बीट कर पाते हैं। और उन हालातों से आपको कभी भी हारना नहीं है। ठीक, अगर आप में लड़ने की क्षमता है तो आप एक दिन जीतेंगे जरूर, ये मतलब पक्की बात है। तो मैंने जैसे 6 बार एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, बट मेरा पर्पज शुरू से ही टीचिंग का था। ठीक, तो मैं थोड़ा सा जो कुछ दूसरी चीज के प्रति अट्रैक्ट था, ठीक है, तो मैं उसको भी कर, अगर मेरे को भी मिल जाता तो मेरे को पता था मैं उसके साथ अपनी टीचिंग कर सकता हूँ। ठीक, इसीलिए मैं इन चीजों की तरफ भागता था। और इन सब चीजों में शायद मैं अपनी टीचिंग को टाइम ना दे पाता, मेन कारण बस यही था इन चीजों को छोड़ने का। ठीक है, तो आप लोग मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं अगर कोई भी बैच लेके आऊंगा यूट्यूब पे, अभी तो मैं यूट्यूब पे ही ला ही सकता हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं में अभी। ठीक, अगर तो उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट चीज़ें कराऊंगा। ठीक, जैसा कि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोग उन चीज़ों को फेस ना करें। एक बार बैच कर लिया और उसके बाद कि कहीं रह जाके प्रॉब्लम हो। ठीक, तो मैं तो ऐसे मतलब कि थोड़ा वो बना रहा हूँ जाके कि जिससे आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना होगा, आप उस बैच के बाद कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ भी गलती हुई हो, ठीक है, आपको चीजें ना समझ में आई हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को अच्छे से सुधारने की। ठीक, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चीज नहीं समझ में आई किसी भी क्वेश्चन पे, तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि सर इस नंबर के क्वेश्चन को एक बार